हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग कुछ पाठ देख चुके हैं। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है जीवाश्म। ठीक है, कि जीवाश्म क्या होता है। तो बात कर रहे हैं कि जीवाश्म वैसे पदार्थ होते हैं जो भूमि के अंदर अथवा चट्टानों के नीचे दबे हुए पुराने जीवों के कंकाल होते हैं, अर्थात मृत जीवों के बचे हुए अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ है ना, जीवाश्म का मतलब यह है कि वैसे पदार्थ जो ज़मीन के अंदर या फिर चट्टानों के बीच में दबकर पुराने जीव जो है जो फंस चुके हैं, जिसका कंकाल बचा हुआ है, प्लस कह सकते हैं कि जिन जीवों का अवशेष बचा हुआ है, अवशेष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और कभी कभी परिरक्षित जंतुओं की पैर की छाप और जंतुओं के निशान चट्टानों में पाए जाते हैं। कहता है कि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि रिसर्च के जरिए देखा जाता है कि चट्टानों में किसी किसी का जीव का जो पैर का जो छाप है वो बना हुआ रहता है। और ये खास करके कहाँ देखने को मिलता है, ध्रुव प्रदेशों में। कहता है ध्रुव प्रदेशों में कभी पूरा का पूरा जंतु ही दबकर सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि ध्रुव जो प्रदेश होता है उन प्रदेशों में क्या होता है ना कि केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण प्लस कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि बर्फ़ में चीज़ें जो होता है वो सड़ता गलता नहीं है, तो पूरा का पूरा जीव जो हो जाता है सुरक्षित रहता है। मेमथ नामक हाथी जो कि एक प्राणी था है ना, हाथी था भाई, उस समय का बहुत पुराना जब टाइम का बात कर रहा है कि मेमथ नामक हाथी कुल का प्राणी इस रूप में मिला था। मतलब पूरा का पूरा हाथी जिंदा, मतलब मरा हुआ था लेकिन पूरा उसका शरीर मिला था, मतलब सड़ा हुआ नहीं था। इन जीवाश्मों से पता लगाया जाता है कि पहले जीव किस रूप में थे और आज जीव कैसा है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को जीवाश्म दर्शाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जीवाश्म से ही हम लोग को ये पता चलता है कि पहले के जीव किस तरह का था और अभी का जीव कैसा है ना। मतलब पहले के जीव में और अभी के जीव में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। समझ में आ रही है बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि पहले जो जीव था और अभी का जीव में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन कैसे पता चला है, तो जीवाश्मों के मदद से। अब हम लोग बात कर रहा है कि आखिर जीवाश्मों का महत्व क्यों है, क्या है महत्व, जीवाश्म का महत्व बता रहा है, पूछ रहा है कि जीवाश्म का महत्व क्या है। तो कहता है कि जीवाश्मों के निम्नलिखित महत्व हैं। जीवाश्म के बहुत सारे महत्व हैं, तो उनमें से जो हम लोग कुछ महत्व हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग जानेंगे। जीवाश्म अध्ययन से पता चलता है कि पहले जीव, अमुक मतलब पहले जीव कब पाया जाता था और कब विलुप्त हो गया। मतलब जीवाश्म से ही पता चलता है कि कौन सा जीव कौन सा एज में पाया गया है ना, कौन सा काल में पाया गया और कब वो विलुप्त हो गया। जीवों के विकास क्रम में पहले जीवों की संरचना कैसी थी और बाद में उसमें क्या परिवर्तन आ गया। जीवाश्म के अध्ययन से ही हम लोग को ये पता चलता है कि पहले के जो जीव था उसमें डेवलपमेंट किस तरह से होता था, उसका संरचना कैसा था, और बाद में जीव कैसा है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है। जीवाश्म के अध्ययन से भूतकाल की भूतकाल मतलब कि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है कि जीवाश्म के अध्ययन से भूतकाल की अलग अलग अवस्थाओं संबंधित प्राणी की रचना और वातावरण को समझने का अवसर मिलता है। मतलब कहता है कि जीवाश्म के अध्ययन से ही हम लोग को क्या होता है कि प्राणियों की संरचना, प्राणियों की रचनाओं और उनका वातावरण के साथ जो अनुकूलता था उनके बारे में जानने को हमको मिलता है। किससे जानने को मिलता है, तो जीवाश्म के अध्ययन से। इससे विकास की दशा में अनुमान लगता है। जीवाश्म के अध्ययन से ही प्लस कह सकते हैं जीवाश्म से ही हम लोग को क्या होता है कि कितना हम लोगों में विकास आया है, इस चीज़ के बारे में पता चलता है। आगे है गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। गुणसूत्र हम लोग उसको बोलते हैं जिसके मदद से गुणों का, माता पिता के गुण जो होता है वो बाल बच्चों में जाता है। तो गुणसूत्र ही वो समझ लीजिए कि लक्षण होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होता है। गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है।
है ना, जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाता है। यह प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। याद रखना, हम लोग के शरीर में जितना भी कोशिका होगा ना, तो सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और वही केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है, वही गुणसूत्र हम लोग के बच्चों में, यानी कि अगर माँ बाप से बच्चों में जो जाता है गुणसूत्र, वही गुण जाता है जो केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि मम्मी पापा का जैसा गुण होता है वैसे बाल बच्चों में आ जाता है, यहाँ तक कि शकल सूरत भी आ जाता है। तो ये सब जो गुण को ला रहा है वो गुणसूत्र के जरिए आ रहा है। और जो गुणसूत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोशिकाओं के केंद्रक में। अब गुणसूत्र का भी बहुत सारा प्रकार होता है ना, हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि गुणसूत्र के प्रकार क्या है। तो जो है गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्र के 23 जोड़े प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब देखो, हम लोग तो जानते हैं कि कोशिकाओं में तो पाया जाता है, मानव के कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों के 23 जोड़े प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो आपका अलग नाम कहलाता है ये, और एक जोड़ा जो होता है वो अलग गुणसूत्र होता है। यानी 22 जोड़ा और एक जोड़ा अलग अलग गुणसूत्रों से बने होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि गुणसूत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र और एक को बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। तो यहाँ जो 22 जोड़ा और जो 21 जोड़े दिख रहे हैं ना, जो 22 जोड़े और 21 जोड़े दिख रहे हैं, यही हम लोग को बताएगा कि दैहिक गुणसूत्र हो गया 22 जोड़ा जो शरीर निर्माण में अपना सहयोग देता है, और जो एक जोड़ा जो हो गया उसको लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं, जो हम लोग के लिंग निर्धारित करता है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि दैहिक गुणसूत्र में कि यह वो गुणसूत्र होते हैं जो शरीर का निर्माण करता है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ये 22 जोड़े पाए जाते हैं। और दूसरा जो है लैंगिक गुणसूत्र, वैसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें हम लोग लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। इनकी संरचना एक जोड़ा ही पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मानव नर एवं मानव मादा में गुणसूत्रों को अलग अलग जोड़े पाए जाते हैं, है ना। गुणसूत्र का क्या होता है, अलग अलग जोड़ा पाया जाता है। मानव नर में विजातीय जोड़े XY पाए जाते हैं, तो अलग है भाई, है ना, XY पाए जाते हैं। जबकि मानव मादा में, मतलब कि लड़कियों में सजातीय जोड़े यानी कि XX पाए जाते हैं। अतः मानव जनन में लिंग निर्धारण पूर्णतः मानव नर पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, हाँ, मानव मादा में समजातीय जोड़े XX पाए जाते हैं, और मानव जनन में लिंग निर्धारण पूर्णतः मानव नर पर ही निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नर में ही क्या होता है, अलग अलग गुणसूत्र होता है। महिलाओं में तो एक ही तरह का गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो हम लोग ये मतलब फिक्स है कि लिंग निर्धारण में सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो लड़का का गुणसूत्र में होता है, क्योंकि उन्हीं के गुणसूत्रों में क्या होता है, XY मतलब कि अलग अलग विजातीय जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गुणसूत्र और गुणसूत्र के प्रकार। याद रखना है, गुणसूत्र जो होता है मानव में 23 जोड़े पाए जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र से शरीर का निर्माण होता है, इसीलिए उसको हम लोग दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। और एक जोड़ा गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है, इसीलिए हम लोग उसको लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि सेंट्रोमेयर के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार, है ना। सेंट्रोमेयर के स्थान के आधार पर गुणसूत्रों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। सेंट्रोमेयर जो है कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, सेंट्रोमेयर जो होता है वो सेल में पाया जाता है, और उसी के आधार पर, उसके स्थान के आधार पर गुणसूत्रों को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। एक होता है मेट्रोसेंट्रिक, एक होता है सब मेट्रोसेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक, एक होता है टीलोसेंट्रिक। अगर हम लोग बात करते हैं मेट्रोसेंट्रिक का, तो मेट्रोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जब गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर पूरी बीच में होता है। देखो, सेंट्रोमेयर के बारे में बात कर रहा है कि सेंट्रोमेयर अगर पूरी बीच में होता है तो इसे हम लोग मेट्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। और जब सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के 3/4 भाग में स्थित होते हैं तो इसे हम लोग सब सेंट्रोमेट्रिक कहते हैं। अभी हम फिगर दिखाते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, ये 4 तरह का फिगर है। यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ये जो डॉट डॉट, यही आपका क्या है,
सेंट्रोमेयर है। तो कहता है कि अगर दो गुणसूत्र के बीच में एकदम पूरे बीच में अगर वो सेंट्रोमेयर पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए थे, मेट्रोसेंट्रिक। और अगर वो 3/4 में, देखो 3/4 मतलब एक का पूरा एक का 3/4 है ना, तो 3/4 में पाया जाएगा तो उसको हम लोग नाम दे दिए थे सब मेट्रोसेंट्रिक। अब एक देखो क्या बोलता है जिसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, तो वैसा गुणसूत्र जिसमें एक भुजा काफ़ी छोटा है तथा दूसरा भुजा काफ़ी बड़ा हो, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। देख लो तीसरा फिगर ही ना बता रहा था, एक हिस्सा बहुत बड़ा और एक हिस्सा बहुत छोटा है। अगला है टेलोसेंट्रिक में कि वैसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रीमेयर एक छोर पर स्थिर हो तथा इस प्रकार के गुणसूत्र को हम लोग टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। देखो एक के छोर में खाली पता हो, दूसरा का गायब हो सीधे। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो हम लोग का क्या था कि गुणसूत्र के प्रकार और सेंट्रीमेयर के सेंट्रिक के आधार पर सेंट्रिक के आधार पर फिर बताया गया कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके प्रकार। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्लास में देखेंगे कि जो जातीय उद्भव है वो क्या है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जातीय उद्भव के बारे में जानेंगे, है ना। अब आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो।